गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन के दौरान स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पहुंचती है। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। आज का जो लास्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। एक सवाल ले रखा हूं पिछली क्लास का, है ना, इसे सॉल्व करिए जरा। सॉल्यूशन क्या दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड वाटर में बता रखी है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और फिर लाइट की स्पीड हमें ग्लास में दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो देखो कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं पहले। मान लीजिए ये हमारे पास बाउंड्री है, इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, मीडियम 1 मीडियम 2 को। ओके सर, मीडियम 1 में कुछ ना कुछ मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रही होगी, उसे मान लेते हैं μ1, ठीक है। और इसमें लाइट की स्पीड को v1 मान लेते हैं और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेते हैं, इसमें लाइट की स्पीड को v2 मान लेते हैं। लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है सर। इंसिडेंट हुआ फिर रिफ्रैक्ट हुआ लाइट। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर निकालने हैं तो कैसे लिखते हैं, μ1 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 अपॉन μ2। और स्पीड के रिलेशन में हम कैसे लिखते थे, स्पीड को रिलेट करते हुए v2 अपॉन v1, ऐसे लिखते थे v2 अपॉन v1। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में करवा रखा है, इसमें बस रिवाइज करवा दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है। तो v इन वाटर कितना है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके सर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है। लाइट इन ग्लास, ग्लास जी से ग्लास हम डिनोट कर देते हैं, कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिख देंगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसी को हम कैसे लिखते थे, μg अपॉन μw। हाँ सर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, W अगर नीचे है तो W वाटर का स्पीड ऊपर होगा, VW अपॉन VG। हाँ सर, यहां से निकालो, बस सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। VW दे रखा है, हाँ ये 2.25 इंटू 10 की पावर 8 दे रखा है। और VG भी हमें दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। बचा क्या, बचा क्या, उसे डिवाइड मारो, इसे हम हटा देते हैं। चलो भाई, यहां से इधर आ जाइए, μGW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ गया हमारे पास 2.25 अपॉन 2। इसे अगर डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा, 2 1 जा 2, यहीं पे कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे 1.125, 1.125 ये आ जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिवाइड कर लीजिएगा, है ना, और चेक कर लीजिएगा कि ठीक आया है कि नहीं आया। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन किए कर लीजिए। तो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं। टॉपिक डालो, इफेक्ट ऑन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। हमें इफेक्ट देखने हैं स्पीड ऑफ लाइट का, हमें इफेक्ट देखना है रिफ्रैक्शन के दौरान स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ता है, वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ते हैं और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। आपने 9th क्लास में यह फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि स्पीड
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा। क्या होता है? v इक्वल टू एफ लेमडा, है ना। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th चैप्टर साउंड में पढ़ रखा होगा, ठीक है, ये चीज है। हाँ, ये स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव को रिलेट किया गया है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है। ये लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमें क्या देखना है कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन मीडियम 1 और मीडियम 2, और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहे होते हैं तो इन भाई साहब का क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है ना, रिफ्रैक्शन हो जाते हैं, यानी लाइट का रास्ता चेंज हो जाता है, बैंड हो जाते हैं, ठीक है, बैंड हो जाते हैं। जब लाइट बैंड होते हैं तो मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, हाँ सर। तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट के ऊपर, मतलब इंसिडेंट लाइट का जब रिफ्लेक्टेड लाइट बनते हैं तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है? पहली बात। दूसरी बात, इसकी वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगी? तीसरी बात, हमें ये देखना है कि इन भाई साहब का और क्या फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेंगे, ये तीन चीज देखना है। तो अब भाई हम ये कह सकते हैं कि मीडियम 1 अगर रेयरर हुआ, मीडियम 2 डेंसर हुआ, तो उसके लिए कुछ और कहानी बनेगा। अगर मीडियम 1 डेंसर हो गया, मीडियम 2 रेयरर हो गया, तो उसके लिए कुछ और बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम केस नंबर 1 देखते हैं। केस फर्स्ट ये है, इफ लाइट ट्रेवल, या ऐसे लिख लीजिए, इंसिडेंट, इफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मान लीजिए लाइट को हमने इंसिडेंट कर दिया रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। अभी मीडियम 1 कैसा है? रेयरर है केस नंबर 1 के लिए, और मीडियम 2 क्या है? डेंसर है। ओके सर, मीडियम टू डेंसर। तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगी? आपको पता है कि जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है। क्या करती है? स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है। तो पहली चीज यहां पे लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। हाँ सर, स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। सबसे ज्यादा स्पीड कहां होता है? वैक्यूम या एयर में होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ग्लास में यही चीजें जाती है, ग्लास में अगर लाइट जाती हैं तो 3 × 10⁸ नहीं होता है, उनसे कम होते हैं। यानी कि जब हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, है ना, सोर्स के ऊपर, रिफ्लेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की प्रॉपर्टी है ना, जैसा सोर्स लगाएंगे जितना फ्रीक्वेंसी वो जनरेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो यहां पे लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, इट डिपेंड ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सोर्स, इट डिपेंड ऑन सोर्स। ये हो गया, 2 पॉइंट समझ में आ गया आपको, स्पीड पता चल गया और फ्रीक्वेंसी पता चल गया। हाँ, अब आखिरी वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी। तो देखिए इस फॉर्मूले से स्पीड चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हाँ सर, फ्रीक्वेंसी सेम है, हाँ, तो वेवलेंथ को क्या होनी पड़ेगी ये बताओ। इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भाई अगर इधर डिक्रीज हो रहा है, ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ रहा है, एक चीज डिक्रीज करेगा तो दूसरा चीज भी डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, वेवलेंथ विल डिक्रीज, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएंगे जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। जब लाइट रेज रेयरर से डेंसर में जाएगी उस केस में स्पीड डिक्रीज करेगा, पहली बात। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएंगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, केस नंबर 1 नोट डाउन कर लो। अब केस नंबर 2 देखते हैं।
चलिए आपने कर लिया होगा, हम इरेज कर रहे हैं। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। चलो, अगर लाइट रेज रेयरर से डेंसर ना जाके डेंसर टू रेयरर जाए, कहा डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। अब लाइट रेज किधर से किधर जाएगा, डेंसर, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। ये केस नंबर 2 है हमारा। इस केस में क्या होगा, डेंसर टू रेयरर। पहली चीज स्पीड ऑफ लाइट, डेंसर से ये डेंसर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएंगे, और ये रेयरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेयरर, रेयरर। जब लाइट रेज डेंसर टू रेयरर जाएगा तो आपको पता है, क्या पता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाते हैं। डेंसर टू रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाता है। यस, तो यहां पे लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा कि नहीं, बताओ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करते हैं। अगेन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, या ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज it depend on source, it depend on source, यह सोर्स पे डिपेंड करेगा, ये बात है। और थर्ड बताओ, वेवलेंथ क्या करेंगी, इंक्रीज करेगी भाई। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, देन वेवलेंथ विल इंक्रीज, है ना। वेवलेंथ को इंक्रीज होना होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज। इतना नोट डाउन कर लीजिए। आई होप के समझ में आ गया होगा, चीजें है ना, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। हम इरेज करने जा रहे हैं, 1 2 3। चलिए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वो कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम के लिए, हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, है ना। ये चीजें हम लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव, शॉर्ट में लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is different for different मीडियम। अलग अलग मीडियम की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। पहली बात, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है, एयर का कुछ और होता है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या इफेक्ट पहुंचेगी, है ना। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, तो ये देखिए, इफ टेम्परेचर will increase, refractive index, in that case refractive index will decrease, refractive index will decrease, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाती है। अगर आप मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। ये दूसरा चीज है। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के ऊपर डिपेंड कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन कलर और वेवलेंथ, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। वो कैसे सर, देखो,
पहले इतना नोट डाउन करिए, है ना, ऊपर लिखते हैं, इसे नोट डाउन कर लो। चलिए भाई अगला देखते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है डिपेंड करता है थर्ड कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है। इधर जरा यहाँ पे गौर करिए। स्पीड ऑफ लाइट फॉर ऑल कलर इज सेम इन एयर और वैक्यूम। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की बात करें, अलग अलग कलर की लाइटों की स्पीड, अलग अलग कलर के लाइट की स्पीड जो होती है एयर या वैक्यूम में सेम रहती है। बट अगर हम एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई और मीडियम लें, है ना, बट इन एनी अदर मीडियम, अगर कोई दूसरा मीडियम लें तो हर एक कलर की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है डिफरेंट मीडियम में। तो वही लिख रखा है मैंने, बट इन एनी अदर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। अलग अलग कलर की लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे सेम मीडियम की बात चल रही है, यहाँ पे मीडियम डिफरेंट नहीं है, एक ही मीडियम की बात चल रही है कोई, कि अगर एक कोई भी मीडियम ले लें, मान लीजिए ग्लास ले लेते हैं एक मीडियम, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें स्पीड ऑफ रेड कलर की जो लाइटें होती हैं, रेड कलर की जो लाइट है वो मैक्सिमम होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। चाहे आप वाटर ले लें, ग्लास ले लें, उसमें रेड कलर की लाइटों की स्पीड मैक्सिमम होगी, वहीं पे वायलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी सबसे कम होती है, लिस्ट होती है। क्या होती है, लिस्ट होती है। एक ही मीडियम में, सेम मीडियम, चाहे आप कोई भी मान लें, चाहे वाटर मान लें एक टाइम में या ग्लास मान लें, अगर आप रेड कलर की लाइट इंसिडेंट करवाएंगे और रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब अंदर जाएगी, है ना, ग्लास के अंदर में, तो उस टाइम आपको दिखेगा कि रेड कलर की लाइट की स्पीड क्या है, मैक्सिमम है एज कंपेयर टू वायलेट कलर। अगर आप वायलेट कलर को भी इंसिडेंट करते हो उस मीडियम में तो वायलेट कलर की स्पीड आपको कम मिलेगी, है ना, लिस्ट मिलेगी। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ रेड कलर डिफरेंट हो गया स्पीड ऑफ वायलेट कलर से। ठीक है, ओके। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे जरा देखिए, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। क्या ऐसा कह सकता हूं, जिसकी स्पीड, जिस मीडियम में स्पीड कम, यानी उस मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ज्यादा होगी। वायलेट कलर की लाइट के लिए, वायलेट कलर की लाइट के लिए, उसमें देखिए वायलेट कलर, यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि रेड कलर की स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू वायलेट इन सेम मीडियम। यानी कि यही मीडियम रेड कलर के लिए, इसके रेड कलर के लिए ये मीडियम, सेम मीडियम रेयर मीडियम की तरह काम कर रहा है, और वायलेट के लिए ये डेंसर की तरह काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। वायलेट के लिए इस मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ गई, बट रेड कलर के लिए इस मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। और मैं यहां से क्या ये बात कह सकता हूं कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, इस फॉर्मूला से V इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, स्पीड घट रही है तो वेवलेंथ भी घटेगी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि अगर रेड कलर की स्पीड ज्यादा है वायलेट से तो वेवलेंथ जो रेड कलर की होगी वो ज्यादा होगी वायलेट से। चलो भाई ये नोट डाउन कर लो, इतना 1 2 3। चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमें पता चल गया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, है ना, वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं, कलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये चीजें हमने अभी देख लिया कैसे डिपेंड करते हैं। अब यहां पे देखिए एक टर्म होता है विबग्योर, जो आगे हम पढ़ेंगे, है ना, विबग्योर। ये एक टर्म है जो आगे हम देखेंगे, अभी आप ऐसे ही देख लो। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। जब आप इधर से इधर जाओगे ना, इधर से इधर जाओगे, है ना, तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी। क्या होंगी, वेवलेंथ इंक्रीज होंगी। आप जब लेफ्ट टू राइट आओगे वेवलेंथ क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। यानी रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट की सबसे कम। अभी हमने इसी का एग्जांपल देखा था। ठीक है, ओके। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पैटर्न ये है, लेकिन वो सॉरी वेवलेंथ का पैटर्न ये है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पैटर्न जस्ट इसका उल्टा होता है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पैटर्न ये होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इधर इंक्रीज करेंगे, इधर से इधर आने पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हमने देखा था कि वायलेट लाइट की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा थी और रेड लाइट के लिए वही मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो गई थी। ठीक है, ये चीजें हमने गौर किया था अभी एग्जाम्पल में। तो ये पैटर्न याद रखिएगा, है ना, आगे हम इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं।
चलिए आप नोट डाउन कर सकते हो। अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है आखिरी टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अगर कोई ग्लास स्लैब दे रखा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कैसा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर दे रखा है, उसमें हमें देखना है रे डायग्राम, है ना, रिफ्रैक्शन के लिए। क्या देखना है? रे डायग्राम देखना है रिफ्रैक्शन के लिए। यहां तक समझ में आया? हाँ, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक ग्लास स्लैब बनाओगे, है ना। इधर हम ग्लास स्लैब बना दे रहे हैं। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब, ये चीजें बोर्ड में पूछी जाती है ना, इसे अच्छे से देखना। मैंने इस सरफेस का नाम रख दिया PQRS, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है, इसका नाम रख दिया PQRS। एक लाइट रेज जो है मैं इंसिडेंट कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं? इंसिडेंट कर रहा हूं। ओके सर, ये मैंने लाइट रेज इंसिडेंट किया। कहां से? एयर से। एयर कैसा मीडियम होता है? रेयर और मीडियम होते हैं। ये क्या है? ग्लास है। ये क्या है हमारे पास? ग्लास है। ग्लास कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होंगे। हाँ सर, लाइट रेज मैंने इंसिडेंट किया है एयर से ग्लास के अंदर, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में। क्या होंगी? लाइट रेज नॉर्मल की तरफ मुड़ेंगी या नॉर्मल से दूर जाएगा? बताओ। जब लाइट रेज इंसिडेंट होता है रेयर से डेंसर, उस केस में लाइट रेज किधर आता है? नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड दी नॉर्मल या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल? टुवर्ड दी नॉर्मल आते हैं। सही बोले, टुवर्ड दी नॉर्मल आता है। किधर आएंगे? टुवर्ड दी नॉर्मल। एक बार टुवर्ड दी नॉर्मल आ गया और ये सीधे ग्लास में चलता रहेगा, स्ट्रेट पाथ में, फिर चेंज नहीं होगा। एक बार डायरेक्शन केवल चेंज होता है इंटरफेस पे, है ना। ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई, इंटरफेस यहाँ पे दे रखा है, बाउंड्री दे रखा है, बाउंड्री पे ही एक बार चेंज हो जाएगी लाइट रेज, है ना। उसका डायरेक्शन, लाइट रेज की डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट रेज की डायरेक्शन सिर्फ एक बार चेंज होती है, और फिर एक बार चेंज होने के बाद ग्लास में स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, है ना, अंदर। ओके सर, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था? ये था ओरिजिनल डायरेक्शन। अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से ये किधर मुड़ गया? नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। क्यों मुड़ा? क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, तो लाइट रेज की प्रॉपर्टी होती है कि ये मुड़ जाते हैं नॉर्मल की तरफ, ठीक है। कैसे पता चला था? एक्सपेरिमेंट करके, ठीक। अंदर लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, फिर वो एक और सरफेस एस और आर, है ना, इंटरफेस से जाके टकराएंगे। ये लाइट रेज कहां टकरा रही है? एस आर इंटरफेस से टकरा रही है। अब यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल डालना पड़ेगा और रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा। तो यहां भी आप एक नॉर्मल डाल दो इस पॉइंट पे। क्या डालोगे? नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया आपका। हाँ, अब देखो ये डेंसर इधर एयर है, यहाँ ये ग्लास है, ये एयर है, यानी अब डेंसर से रेयर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो लाइट रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे। किधर जाएंगे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका सबसे पहले ओरिजिनल डायरेक्शन बना लो, ये ओरिजिनल है। अब यहां से अवे कर दो। क्या कर दो? अवे कर दो, ऐसे ऐसे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है सर। ओके, ये इंसिडेंट रेज है हमारा, और ये जो बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे, इसे इमरजेंट रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमरजेंट। इसका नाम दे देते हैं ए ओ, ठीक है। इसे हम कह देते हैं सी, ये नहीं, हाँ सी कह दो, सी डी, ठीक है। सी और डी हमने नाम दे दिया रेज का, ठीक। यहाँ पे चीजें लिखते जाओ। रे डायग्राम समझ में आ गया? जरा देखो यहाँ पे ए ओ जो है मेरे पास क्या है? इंसिडेंट लाइट है। ए ओ इज इंसिडेंट लाइट, यस सर। इसके अलावा एक नॉर्मल है मेरे पास। क्या है नॉर्मल? इसका नाम रख दीजिए एन ओ एम, ठीक है, एन ओ एम, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इंटरफेस पी क्यू पे हमने एक नॉर्मल डाला, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ नॉर्मल एन ओ एन ऑन इंटरफेस पी क्यू। पी क्यू पे एक हमने नॉर्मल डाला, है ना। ए ओ लाइट इंसिडेंट किया, पी क्यू पे नॉर्मल डाला, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है? ए ओ लाइट एंटर्स हो रहे हैं, इंसिडेंट लाइट एंटर्स हो रहे हैं ग्लास में। ए ओ लाइट एंटर्स इन ग्लास, एंटर्स इन ग्लास फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। एयर कैसा है? रेयर मीडियम है। तो एयर से ग्लास में जा रहा है। लाइट रेज क्या होंगी? लाइट रेज की स्पीड डिक्रीज होगी, तो ये लिख दीजिए स्पीड ऑफ लाइट decrease and it bends towards the normal, towards the normal,
नॉर्मल की तरफ ये मुड़ जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रहे हैं लाइट रेज। एक बार नॉर्मल की तरफ मुड़ गया उसके बाद सीधे ग्लास के अंदर में स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, तो ये भी लाइन लिख लीजिए। इन ग्लास रिफ्लेक्टेड लाइट travel in straight path inside the glass ग्लास के अंदर में ये कैसे चलेंगे भाई साहब, स्ट्रेट पाथ में चलेंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर है? इतना लिख दो, इतना लिख लो, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब हम इस इंटरफेस की बात करेंगे, SR, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इतना वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद क्या होगा, जरा देखिए इसके बाद। हाँ, इसका नाम हमने रखा था OC, है ना, ये लाइट जो OC है इसका नाम रख दीजिए N' या N1 CM1, ठीक है, इसका भी नाम रख दीजिए। रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ इनसाइड द ग्लास, ठीक है। उस रिफ्लेक्टेड लाइट जो ग्लास में चल रहा है उसका नाम क्या है, OC। स्ट्राइक ऑन सरफेस SR सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। एंड ड्रॉ द नॉर्मल N1 CM1। हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वहां पे। ओके, ड्रॉ द नॉर्मल N1 CM1, ठीक है। एंड लाइट ट्रेवल फ्रॉम, अब कहां से कहां जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है। ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, हेंस स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। यस सर। और दूसरी चीज और क्या होगा, और दूसरा चीज क्या होगा, लाइट जो है CD यानी कि ये जो इमरजेंट रेज है CD, वो नॉर्मल से दूर चली जाएंगी, है ना, फ्रॉम ग्लास टू एयर, हेंस स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतनी बातें क्लियर है? इतना नोट डाउन कर लो। हमने रे डायग्राम बनाया हमने, और उसके बारे में हमने लिखा कि कैसे कैसे क्या क्या हमने कर रखा है इसमें। चलो भाई, अच्छा, ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बनते हैं उसे एंगल आई कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे जो इमरजेंट CD हमारे पास क्या है, इमरजेंट रेज, यहाँ पे लिख लीजिए CD हमारे लिए इमरजेंट रेज है। इसे क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहते हैं, ठीक है। इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहे हैं उसे इमरजेंट एंगल कहेंगे। ई से डिनोट करेंगे, है क्या करेंगे, ई से डिनोट करेंगे इमरजेंट एंगल। ई क्या है, इमरजेंट एंगल, यहाँ पे लिख लीजिए इमरजेंट एंगल। ई क्या है हमारे लिए, इमरजेंट एंगल। ओके, इमरजेंट एंगल, इतना नोट डाउन करो। चलो, आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, आगे देखते हैं इसमें। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है ना, अच्छे से बना लेना, रे डायग्राम सीख लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे देखिए, ये एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल होंगे, है ना। ये एंगल भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल होंगे। ये दोनों आपस में बराबर होगा क्या, रिफ्रैक्शन एंगल, ये रिफ्रैक्शन एंगल होंगे, है ना, ये रिफ्रैक्शन एंगल होंगे। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसे रिफ्रैक्शन एंगल कहा जाता है, ये भी रिफ्रैक्शन एंगल। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों पैरेलल है। अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि R1, इसे मान लीजिए R1 है, ये R2 है। R1 बराबर R2 आ गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल I जो है वो एंगल E के बराबर होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल इमरजेंट एंगल के बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। ये कैसे, एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये क्या होता है सर, देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं कि अगर आपने इधर से इंसिडेंट किया लाइट रेज, ये ऐसे ये वाला पाथ फॉलो किया है, अगर मान लीजिए आप इधर से DC से इंसिडेंट करते लाइट रेज, तब भी यही वाला पाथ फॉलो करता है। इधर से भी अगर लाइट रेज कोई जाएगी तो ऐसे ही पाथ फॉलो करेंगे वो,
ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि लाइट रेज जो है अपना पाथ रिवर्सिबल रखता है। एक बार जिस रास्ते से आया है वापस अगर उसी पाथ से मतलब उसी रास्ते से लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे तो वापस चले जाएंगे वही रास्ता फॉलो करते हुए। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं एंगल आई एंगल ई के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल आई एंगल ई के बराबर है। चलिए, ये हो गया आपका, है ना, रे डायग्राम फॉर ग्लास स्लैब। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।